नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास। ठीक है, कोरोना अपने आप में बहुत खतरनाक होता जा रहा है, तो प्लीज़ मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। इससे जब सब लोग अपने आप को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे। ठीक है, बहुत दुखद कई खबरें आ रही हैं, तो इसलिए ऐसा है कि आप अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है उसमें हमें समझना है कि जो सिंगल रिटेल ब्रांड है या मल्टी रिटेल ब्रांड है, या इनके अलावा जो होलसेल ब्रांड हैं, उनके लिए एफडीआई के क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, कितनी एफडीआई आ सकती है, और यह भी देखेंगे कि उसके मानक क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये जो लिखे हुए भारी भरकम शब्द हैं, इनका मतलब क्या होता है। सिंगल रिटेल ब्रांड, मल्टी रिटेल ब्रांड और होलसेल ब्रांड। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल रिटेल ब्रांड। सिंगल रिटेल ब्रांड वह ब्रांड होता है जब एक ही छत के नीचे एक ही ब्रांड के सामान बिकें। ठीक है ना, एक छत के नीचे जब एक ही ब्रांड का सामान बिके तो वो सिंगल रिटेल ब्रांड होता है। आप लिखते हो चलिए, एक छत के नीचे एक ब्रांड। ठीक है ना, एक छत के नीचे एक ब्रांड, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगल रिटेल ब्रांड हो जाएगा। जैसे आपने अपने शहरों में देखा होगा, पूमा की कंपनी, एडिडास की कंपनी, या इसके अलावा ऑटोमोबाइल में जाएं तो अगर होंडा की कंपनी है तो वहाँ पर होंडा की ही गाड़ियाँ मिलेंगी। यदि किया की कंपनी है तो उसी की गाड़ी मिलेगी, यदि फोर्ड की कंपनी है तो उसी की गाड़ी मिलेगी, या मोटरसाइकिल में आप देखेंगे अगर बजाज का ब्रांड है तो उसी की गाड़ी आपको मिलेंगी। तो ये इस प्रकार की जो एग्जाम्पल हैं, ये सिंगल रिटेल ब्रांड के एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है आपका मल्टी रिटेल ब्रांड। मल्टी रिटेल ब्रांड का मतलब होता है कि एक छत के नीचे कई ब्रांड। एक से अधिक ब्रांड। ठीक है ना, तो जब एक छत के नीचे एक से अधिक ब्रांड हो जाएं तो मल्टी रिटेल ब्रांड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मॉल देखते होंगे, तो मॉल में आपको एडिडास का भी जूता मिलता है, आपको प्यूमा का जूता भी मिलता है, आपको पैन अमेरिका भी मिलेगा, आपको मुफ्ती का भी शर्ट मिलेगा, आपको मॉन्टी कार्लो भी मिलेगा, यानी कि सब वहाँ पर आपको एक साथ मिलेंगे, कोई एक सिंगल ब्रांड नहीं होता है। तो इनको क्या कहते हैं, मल्टी रिटेल ब्रांड कहते हैं। होलसेल ब्रांड जो होते हैं ये किसी एक ब्रांड की सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक ब्रांड की सप्लाई करते हैं, किसी एक ब्रांड की सप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये है इनके अलग अलग प्रकार, सिंगल रिटेल ब्रांड, मल्टी रिटेल ब्रांड, होलसेल ब्रांड। ठीक है, एक छत के नीचे एक ब्रांड होता है तो सिंगल रिटेल ब्रांड, एक छत के नीचे एक से अधिक ब्रांड होता है तो मल्टी रिटेल ब्रांड, और एक ब्रांड की सप्लाई जो लोग करते हैं उनको होलसेल ब्रांड कहते हैं। ठीक है, अब जो एफडीआई की अनुमति है वो भारत में सिंगल रिटेल ब्रांड की 100% है, यानी कि कोई बाहर की कंपनी आ करके पूरा ग्रीन फील्ड एफडीआई बुला सकती है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा ला करके अपना एक नया यूनिट, अपना फर्म शुरू कर सकती है।
दूसरा है होलसेल ब्रांड। तो होलसेल ब्रांड में अगर जो है एक होलसेल ब्रांड जो होता है वो किसी एक ब्रांड का ही थोक विक्रेता होता है, तो इसमें भी 100% की FDI अलाउ है। लेकिन जो मल्टी रिटेल ब्रांड है इसमें मात्र 51% की FDI अलाउ है और इस पर भी विरोध हो रहा है, काफ़ी इसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह क्या है? वही कि जो बाहर की कंपनियां आएंगी, अगर वो रिटेलर का काम करना शुरू कर देंगे व्यापक लेवल पर, तो रिटेलर एक जो है एक ऐसी कमोडिटी है इंडिया में जो उपलब्ध करवाती है कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि के बाद में अगर कोई उपलब्ध करवाने वाला जो तंत्र है वो है रिटेलर। ठीक है, तो अगर बाहर की कंपनियां बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो इंडिया वाले जो अपेक्षाकृत जिनके पास कम संसाधन हैं, आजीविका चला रहे हैं, उनकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था दे रखा है कि स्टेट की अपनी मर्जी होगी, यानी कि स्टेट को अपना क्लियरेंस देना होगा, तभी उस स्टेट में ये अलाउ होगा। अगर स्टेट को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो वो चूजी हो सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए तो उनको अपने यहाँ नहीं लागू करना है। ठीक है, तो ये हैं आपके सिंगल रिटेल ब्रांड, मल्टी रिटेल ब्रांड और होलसेल ब्रांड के FDI। अब इसमें कुछ मानक हैं जिनको आप देख लीजिए। और वो मानक क्या हैं? जो मानक हैं, सबसे पहला जो मानक है वो ये है कि कम से कम 10 मिलियन डॉलर का निवेश होना चाहिए। सॉरी, ये जो है 100 मिलियन है, ये शायद जो है 100 मिलियन है, एग्जैक्टली मैं गलत कर रहा था। 100 मिलियन डॉलर का निवेश है। ठीक है, कितना है? कम से कम 100 मिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि इस निवेश का 50% अवसंरचना निर्माण में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। जैसे गोदाम बनाना होगा, शीतलक बनाना होगा, ठीक है, छोटे छोटे स्टोरेज बनाने होंगे, तो ये जो है 50% उनको खर्च करना होगा किसमें? अवसंरचना निर्माण में। जो खुदरा व्यापारियों को बेचेंगे, रिटेल करेंगे, उसका 30% भारत के लघु उद्योग से खरीदना होगा। ठीक है ना, किससे? लघु उद्योग से खरीदना होगा। चौथी चीज ये है कि इस प्रकार के ब्रांड और इनकी जो यूनिट्स हैं वो केवल ऐसे जगह पर खोली जा सकती हैं जिन शहरों का जो जनसंख्या है वो 10 लाख के पार हो, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में ही स्थापित हो सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इतनी व्यापक जनसंख्या होने पर डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई अगर होती भी है तो जो रिटेलर हैं उनको उन पर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए कहीं की जनसंख्या 1 ही लाख मात्र है और वहाँ पर रिटेलर पहले से उपलब्ध है, नए रिटेलर आएंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, छोटे वाले बाहर हो जाएंगे खेल से। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 ऐसे शहर हैं। ठीक है, 5वीं शर्त यह है कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट होंगे उस पर सबसे पहला अधिकार जो होगा वो किसका होगा?
भारत सरकार का होगा। इसका मतलब क्या है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंपनी और भारत सरकार दो इच्छुक हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए और वो इसेंशियल है, ठीक है, तो उस पर सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया की गवर्नमेंट की होगी, बाद में उस कंपनी की होगी, ठीक है ना। छठा, यदि कोई कृषि प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, यानी कि यदि कोई कृषि का जो है उत्पादक खरीदा जा रहा है, तो ऐसे में बिचौलिए नहीं होंगे, बिचौलिया नहीं होगा, यानी कि उन्हें सीधे सीधे किसान से ही खरीदना होगा, ठीक है, सीधे सीधे किसान से ही खरीदना होगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए मैगी बनाने वाली कंपनी है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, तो सीधे सीधे किसान से अनाज खरीदेगी और उसका उपयोग करेगी, ये नहीं कि वो बनिया के पास जाकर के खरीद सकती है, इसकी अनुमति नहीं है। तो इतने नियम फॉलो करने होंगे। उसके बाद में सिंगल रिटेल ब्रांड और उसके बाद में होलसेल ब्रांड के लिए अनुमति है 100% FDI की, और मल्टी ब्रांड के लिए 51% की अनुमति है स्टेट के अपनी स्वीकार्यता पर, ठीक है। तो ये था पूरा मामला। चलिए अगली क्लास में हम समझेंगे कि ई कॉमर्स कंपनियां क्या होती हैं और भारत में व्यापार करने के लिए उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी छूट है और कितनी प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं। जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, कैसे काम करती हैं, लीगली कैसे काम करती हैं, ये सब हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट होने वाला, तो अगली क्लास हम मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।